नमस्कार, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स में। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। हमारा प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में कितने फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है? तो भारत ने फिलहाल कितने पे लगाया है? तो 16 पे लगाया है। 16 दवाओं पे रोक लगाया है। ठीक है, 16 फिक्स्ड दवाओं डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पे प्रतिबंध लगा दिया। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवा क्या होती है? तो फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवा ऐसी दवा जिसमें 2 या 2 से अधिक दवाओं का एक निश्चित मात्रा में संयोजन होता है, उसको क्या कहते हैं? फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। एफडीसी दवाओं पर प्रतिबंध लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? एफडीसी मतलब इसका शॉर्टकट है, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन को शॉर्ट में एफडीसी बोलते हैं। इसका प्रतिबंध लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो असुरक्षित एवं तर्कहीन दवाओं के उपयोग को रोकने और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में दवाओं के निर्माण, बिक्री और गुणवत्ता का नियमन कौन करता है? इसका नियमन सीडीएससीओ करता है। इसका सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कौन करता है? सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सीडीएससीओ किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत का औषधि महानियंत्रक किस संस्था का प्रमुख होता है? तो भारत का औषधि महानियंत्रक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और ये किस संस्था का प्रमुख होता है? तो ये सीडीएससीओ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में दवाओं के आयात निर्यात और नई दवाओं की मंजूरी का कार्य कौन करता है? तो इसको भी सीडीएससीओ ही करता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। एफडीसी दवाओं पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय किस अधिनियम के तहत लिया जाता है? एफडीसी दवाओं पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1942 के प्रावधानों के तहत लिया जाता है। ठीक है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के प्रावधानों के तहत। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फीफा ने हाल ही में किस देश के फुटबॉल संघ को निलंबित किया है? तो फीफा ने हाल ही में नेपाल देश के फुटबॉल संघ को निलंबित किया है। तो चलिए इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। फीफा की स्थापना कब हुई थी? तो फीफा की स्थापना 21 मई 1904 में हुई थी। कब हुई थी? 21 मई 1904 में। ठीक है, अब फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। फीफा का मुख्य कार्य क्या है? तो फीफा का मुख्य कार्य विश्व स्तर के फुटबॉल का संचालन और विकास करना तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। ठीक है, क्या है इसका कार्य? इसका फुटबॉल का संचालन और विकास करना और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। फीफा विश्व कप कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है? तो फीफा वर्ष कप 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है। ठीक है, फीफा किसी राष्ट्रीय फुटबॉल संघ को किन कारणों से निलंबित कर सकता है? तो फीफा तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप, फीफा नियमों का उल्लंघन या प्रशासनिक अनियमितताओं के कारण पक्ष को निलंबित कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। फीफा का सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट कौन सा है? तो फीफा वर्ल्ड कप। कौन सा है? फीफा का सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फीफा के वर्तमान में लगभग कितने सदस्य देश हैं? तो फीफा के वर्तमान में लगभग 11 सदस्य संघ है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर किस देश का है?
तो दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर चीन का है। किसका है? चीन का। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके बारे में कुछ हम देख लेते हैं। लाइनशाइन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो लाइनशाइन वैज्ञानिक अनुसंधान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु मॉडलिंग, रक्षा और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग के लिए उपयोगी है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। सुपर कंप्यूटर का उपयोग मुख्य रूप से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो सुपर कंप्यूटर का उपयोग मुख्य रूप से अत्यंत जटिल और बड़े पैमाने की गणनाओं के लिए किया जाता है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर की गति किस इकाई से मापी जाती है? तो सुपर कंप्यूटर की गति फ्लॉप्स फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ठीक है, इससे नापी जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन 2015 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 2015 में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन किन संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है? तो इसका संचालित मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में सुपर कंप्यूटर विकसित करने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है? तो भारत में सुपर कंप्यूटर विकसित करने वाली प्रमुख संस्था सेंटर फॉर डिपार्टमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग का है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, सुपर कंप्यूटर का उपयोग मौसम पूर्वानुमान में क्यों किया जाता है? तो सुपर कंप्यूटर का उपयोग मौसम पूर्वानुमान में इसलिए किया जाता है क्योंकि ये बहुत कम समय में विशाल मात्रा में डेटा का विश्लेषण कर सकता है। क्या कर सकता है? कम समय में विशाल डेटा का विश्लेषण कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का विश्व का पहला कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये कलपक्कम तमिलनाडु में। कहाँ? कलपक्कम तमिलनाडु में। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बारे में देख लेते हैं, CuCl थर्मोकेमिकल चक्र का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो इसका CuCl थर्मोकेमिकल चक्र का उपयोग हाइड्रोजन गैस के उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन क्यों कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके उपयोग से कार्बन उत्सर्जन बहुत कम होता है और यह स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2023 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2023 में। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन और उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है। क्या है? भारत को हरित हाइड्रोजन और उत्पादन का निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है। ठीक है, कलपक्कम मुख्य रूप से किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो कलपक्कम मुख्य रूप से परमाणु ऊर्जा और परमाणु अनुसंधान केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम किस विभाग के अंतर्गत संचालित होता है? तो भारत का जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है वो हमारे परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा अंतर्गत के संचालित होता है। कौन से विभाग में? तो परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत ये संचालित होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, हरित हाइड्रोजन का उत्पादन मुख्य रूप से किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो बताइए आप, हरित हाइड्रोजन का उत्पादन मुख्य रूप से किस प्रक्रिया द्वारा? जिसका
नवीनीकरण और ऊर्जा की सहायता से जल विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। कैसे? नवीनीकरण ऊर्जा की सहायता से जल विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। डॉक्टर विनय जॉर्ज को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो इन डॉक्टर विनय जॉर्ज को उरुग्वे देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम। उरुग्वे किस महाद्वीप पर स्थित है? तो उरुग्वे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। उरुग्वे का आधिकारिक भाषा क्या है? तो उरुग्वे का आधिकारिक भाषा स्पेनिश है। क्या है? स्पेनिश। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत की ओर से किस देश में राजदूत की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के द्वारा किसी देश में राजदूत की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। और कैसे करते हैं? केंद्र सरकार के सलाह पर। ठीक है, ये ऐसे राष्ट्रपति करते हैं, बस वो केंद्र सरकार के सलाह पर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के विदेश मंत्रालय का मुख्य कार्य क्या है? तो भारत के विदेश मंत्रालय का मुख्य कार्य विदेशी संबंधों और कूटनीतिक मामलों का संचालन करना है। क्या है? विदेशी संबंध और कूटनीतिक मामलों का संचालन करना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत और उरुग्वे के बीच संबंध मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों में है? तो भारत और उरुग्वे के बीच संबंध व्यापार, निवेश, कृषि, IT और फार्मास्यूटिकल्स के बीच संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। किस देश में भारत के राजदूत का प्रमुख कार्य होता है? किसी देश में भारत के राजदूत का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो भारत का प्रतिनिधित्व करना और दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करना है। ये है भारत के किसी भी राजदूत का काम है कि वहाँ के मतलब कि जिस देश के है उसका प्रतिनिधित्व करना और उन दोनों देशों के बीच के कूटनीतिक संबंध को मजबूत करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उरुग्वे का सबसे बड़ा शहर क्या है? तो उरुग्वे का सबसे बड़ा शहर है मॉन्टेविडियो। ठीक है, और यही मॉन्टेविडियो भी इसका राजधानी भी है। उरुग्वे की राजधानी भी मॉन्टेविडियो ही है। ठीक है, तो ये था हमारा आज के करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।